हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आया। आज संडे है और संडे से मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो हर संडे जैसे अपन लाते हैं संडे कमेंट बॉक्स, जहाँ पर आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूँ जवाब। हमेशा की तरह यही कहूँगा कि चुनिंदा मतलब चुनिंदा इसलिए क्योंकि कई सारे सवाल आते हैं, हर किसी को जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। सिर्फ उन्हीं चुनिंदा सवालों को उठाया जाता है जिनसे आपको भी कुछ सीखने को मिले। तो बढ़ते ही आगे, और पहला सवाल जो है वो पूछा था रमेश देसाई, और इन्होंने पूछा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सारे के सारे लोग स्प्लेंडर को पसंद करते हैं। सारे नहीं कह सकते, मैक्सिमम लोग स्प्लेंडर को पसंद करते हैं, जबकि मार्केट में गाड़ियां बनाने वाली और भी कंपनियां हैं, जैसे यामाहा है, हीरो की तो मैंने बताई दी, फिर बजाज है, फिर आपका टीवीएस है, और भी तरह तरह की कंपनियां हैं जो कि गाड़ियां बनाती है, होंडा है वगैरह वगैरह। तो इन सभी कंपनियों से बेहतर क्यों माना जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी की गाड़ी को, स्प्लेंडर को? देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बेहतर माना जाता है, क्योंकि सभी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को बेहतर ही बनाते हैं उनके लिहाज से। तो होता यह है कि अब अगर पर्टिकुलर इस स्प्लेंडर की मैं बात करूं तो ये काफी पुराना ब्रांड है। लगभग 26 या 27 सालों से ये एक छत्र अपनी सेगमेंट में राज कर रहा है। और पहले क्या होता था कि जैसे ब्रांड नेम होता है कि दिमाग में स्प्लेंडर लेनी है, स्प्लेंडर लेनी है। आज भी जब मार्केट में जाए तो अगर स्कूटी लेनी है, स्कूटर लेनी है, तो मोपेड अगर लेनी है तो स्कूटी ये नाम पहले आता है, क्योंकि टीवीएस ने स्कूटी जो प्रोडक्ट था वो उनका इतना फेमस हुआ था और वो ब्रांड नेम कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठ गया। वही अगर हम और दूसरी एग्जांपल के तौर पे समझे, तो जैसे मार्केट में जाते हैं, जो अपना पेस्ट होता है दांत घिसने वाला, कुछ लोग जो होते हैं वो नाम से बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ कोलगेट पता है। कोलगेट यानी दांत घिसने वाली चीज। तो ऐसा है, स्प्लेंडर का भी कुछ ऐसा ही है। ब्रांड नेम लोगों के दिलो दिमाग में काफी बेहतर से बैठ चुका है, और इसलिए स्प्लेंडर। इसके अलावा जो स्प्लेंडर लेने वाला बंदा होता है, 60-70 हजार रुपए तक का उसका बजट होता है, वो कुछ जुगाड़ कर कर ही इस गाड़ी को लेता है। अदरवाइज वो हायर सीसी की ओर क्यों नहीं बढ़ता फिर? यानी कि उसकी कंडीशन कहीं ना कहीं उतनी होती है कि ये 50-60-70 हजार रुपए ही खर्चा कर पाए। और फिर ऐसे में वो डरता भी है कि मेरे जो मेहनत के पैसे, जो मैंने काफी मेहनत से जमा करे हैं जुगाड़ कर करके, ये वेस्ट ना हो जाए कोई खराब प्रोडक्ट लेकर के। वैसे खराब मैंने पहले भी कहा, कोई भी नहीं होता है, बस लोगों की सोच होती है। और फिर जैसे 25-26 सालों से मैंने कहा ये चल रहा है सिलसिला, ये गाड़ी लोगों का भरोसा बन चुकी है। पहले के जो स्प्लेंडर आया करती थी, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो, प्रो तो बाद में आई, प्लस जो पहले आया करती थी वो काफी बेहतर गाड़ी थी। उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी थी, कार्बोरेटर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, टायर्स, इंजन। जब से होंडा ने हीरो को तलाक दिया, यानी दोनों अलग अलग हो गए, छोड़ दिया दोनों ने, उसके बाद 2010 में ये छूटे थे, दोनों अलग हुए थे। उसके बाद हीरो ने अपने खुद के इंजन बनाने स्टार्ट कर दिए, और तब से कहीं ना कहीं ये जो हीरो की छोटी सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियां हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा काफी सुपेरियर इंजन इन्होंने बनाया, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि काफी खराब इंजन इन्होंने बनाया। कुछ इंजिन्स में कहीं ना कहीं इश्यूज आने लग चुके हैं, कुछ इंजन अभी भी चल रहे हैं, और वैसे हर कंपनी के साथ होता है, तो यहाँ इनके साथ भी हो रहा है। तो ये चीज है। अब मुझे अगर ये पूरे पॉइंट को समअप करना है तो मैं ये कहूंगा कि ब्रांड नेम की वजह से ही ये स्प्लेंडर जो है लोग खरीदते हैं। स्प्लेंडर का यूज मैक्सिमम गांव खेड़ों में होता है, गांव खेड़ों में, सिटी में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम यूज उधर होता है गांव खेड़ों में। और वहां लोगों को सिर्फ यही एक दिमाग में बैठ चुका है कि स्प्लेंडर ही लेनी है। स्प्लेंडर इसीलिए ज्यादा बेची जाती है। लगता है मुझे मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, फिर भी इसमें कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सुनील केसी, सुनील जी नाम है इनका। इन्होंने पूछा था कि जो सुपर स्प्लेंडर है इनके पास 125 सीसी वाली, उस गाड़ी का डेली रनिंग 70 से लेके 90 किलोमीटर के बीच में होती है, तो क्या ऐसे में मैं जो मोटुल का 20W40 का जो ऑयल आता है, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, उसे यूज कर सकता हूं क्या? तो देखो ऐसा है, अगर आपका वाकई 70 किलोमीटर प्लस डेली रनिंग होती है तो जी हाँ, आप उसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका यूज 40-50 किलोमीटर ही होता है, उससे भी नीचे होता है, तो मैं आपको ये ऑयल रिकमेंड नहीं करूंगा। ये हाई ग्रेड ऑयल है।
ज़्यादा थिक ऑयल अगर आपने डाला, थिन ऑयल नहीं बोल रहा हूँ, थिक यानी जाड़ा ऑयल अगर डाला, यानी ज़्यादा ग्रेड का ऑयल अगर डाला, तो गाड़ी का पिकअप कहीं ना कहीं आपको कम मिलने लग जाता है और कहीं ना कहीं माइलेज भी आपका इफेक्ट होता है, कम मिलने लग जाता है। गाड़ी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इसका फर्क पड़ता है। लेकिन आपकी केस अलग है, आप 70 80 90 किलोमीटर चलने वाले बंदे हो, तो जी हाँ, आप इस ऑयल को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन धनंजय ठाकरे जी ने पूछा था और इनका सवाल ये था कि इन्हें बाइक लेनी है 150 सीसी में, तो सीबी यूनिकॉर्न ले या फिर पल्सर 150 ले। देखो ऐसा है, दोनों ही गाड़ियां अपने अपने हिसाब से बेहतर है। अगर आपको ज्यादा स्पोर्टी लुक चाहिए, दिखावा मैं कह रहा हूं देखने में, दोनों गाड़ियों में क्या फर्क है मैं बता देता हूं। उस हिसाब से आप आपकी रिक्वायरमेंट चूज करना और फिर उसके बाय करना। दोनों ही गाड़ियां मैं कहूंगा अच्छी है, इंजन क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों की अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ इंजन आपको बट ऑब्वियस है आपको यूनिकॉर्न का मिलेगा। अगर आप अच्छे से ख्याल रखोगे किसका, पल्सर का, तो वो भी आपको इंजन की जो है क्वालिटी वहां पे भी आपको बेहतर मिलेगी, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। पहला फर्क दोनों में लुक का आ जाता है और कुछ फीचर्स का आ जाता है। पल्सर ये एक स्पोर्टी लुक आपको दिलाता है, जबकि यूनिकॉर्न कहीं ना कहीं आपको वही सा ओल्ड यूज लुक जो है वो यहाँ मिल रहा है। दूसरा फर्क राइड क्वालिटी में है। राइड क्वालिटी वैसे स्पीड दोनों में लगभग आपको सेम मिल जाएगा, ये भी 110 के ऊपर चली जाती है, वो भी 110 के ऊपर चली जाती है, लेकिन जो ओवरऑल पिकअप होता है, इनिशियल पिकअप फर्स्ट गियर में जब हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं, सिग्नल छूटता है, तो वहां पे इनिशियल पिकअप हमें काम आता है, वो आपको पल्सर में ज्यादा मिल जाएगा कंपेयर टू यूनिकॉर्न। उसके अलावा दूसरा फर्क मैं अगर बताऊं तो वो आपको ये निकल करके आएगा कि इंजन क्वालिटी, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, पल्सर में आपको थोड़ा सा ज्यादा जो है ध्यान रखना पड़ेगा, इसका टाइम टू टाइम आपको ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली इंजन ऑयल का। यानी कि मेंटेनेंस एक भी बार आपको चूकने नहीं देना पड़ेगा। और जैसे ऑयल चेंज करने की ये होती है, ड्यूरेशन होती है, तो मान लो जैसे 3,500 किलोमीटर आपने चला ली या फिर 3,000 किलोमीटर आपने चला ली, 3 महीने या फिर 3,000 किलोमीटर, 3 का आंकड़ा ध्यान में रखना, इस दौरान आपको ऑयल चेंज करना होता है। जो भी पहले आ जाए, या तो 3 महीने पूरे हो जाए या तो 3,000 किलोमीटर पूरे हो जाए, तो ये चीजें होती है। तो 3,000 भी मत जाना, मैं कहूँगा 2,500, तो 3,000 के आसपास चेंज कर देना। ऐसे जो सिचुएशन होती है वहां पे आपको पल्सर पे ऑयल चेंज करना पड़ेगा, मेंटेनेंस टाइम टू टाइम उसका रखना पड़ेगा। अब यही चीज अगर यूनिकॉर्न पे आ जाए तो यहाँ पे 1 2 दिन, 5 10 दिन, 15 दिन भी लेट हो गया तब भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, इंजन इसका थोड़ा सा स्मूथ माना जाता है आज की डेट में भी। तो ये चीजें है। इसके अलावा जो कॉर्नरिंग होती है, ओवरऑल हैंडलिंग होती है, हाईवे पर स्पीड का मैंने बता दिया, लेकिन कॉर्नरिंग या फिर बारिश के दिनों में जो कॉन्फिडेंस होता है गाड़ी चलाने का, वो पल्सर पे ज्यादा आएगा, क्योंकि स्कीड नहीं होती है ये गाड़ी, बनावट इसकी प्रोपोर्शनेट, पूरी बॉडी उस तरह से बनाई गई है। जबकि यूनिकॉर्न वो भी स्कीड नहीं होती, लेकिन डर जो है वो लगा रहता है। अगर नया बंदा है, गाड़ी नहीं चला रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चांसेस है उसके स्कीड होने के। बाकी रीसेल वैल्यू की बात करें तो रीसेल वैल्यू आपको अब बट ऑब्वियस पल्सर के अलावा पल्सर के अगेंस्ट में यूनिकॉर्न का थोड़ा सा अच्छा मिल सकता है। अब अगर पल्सर आपने अच्छी कंडीशन में रख रखी है तो यहाँ पे भी आपको अच्छी रीसेल वैल्यू मिल सकती है। तो यही कुछ दोनों के अंदर फर्क है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है इस टॉपिक पे, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ये काफी पुराना वीडियो, लेकिन आपको आइडिया जरूर मिल जाएगी दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संदीप बैनर्जी द्वारा। इन्होंने पूछा था कि BS4 की प्लैटिना अभी भी ली जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? जो कि BS4 वाली गाड़ी है, यानी आप सेकंड हैंड ही गाड़ी लेना प्रेफर कर रहे हो, यानी कि आपकी डिमांड वो है, आप सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हो, और आपका सवाल है कि अगर ले ली तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, जानकारी दे। देखो ऐसा नहीं है, BS4 गाड़ियां आज भी BS6 के मुकाबले ज्यादा है मार्केट में। BS6 अभी अभी आया हुआ है और फिर BS4 बहुत पहले से चल रहा है। तो BS4 गाड़ियां आज भी यूज की जा रही है, आज भी उनकी सर्विस अलग अलग जगह पे हो रही है, लोकल मैकेनिक पे भी हो रही है, और ये सिलसिला आगे 5-10 साल तक चलता रहेगा, क्योंकि गाड़ी तुरंत खराब होने वाली चीज नहीं होती है। मेंटेनेंस लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरह से कबाड़ हो जाए इसके लिए टाइम लगता है। तो आप आज की डेट में अगर BS4 गाड़ी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, कम दाम में भी मिल जाएगी और उसमें आपको कार्बोरेटर भी मिल जाएगा। वैसे BS6 वाली गाड़ी में भी यहाँ ई कार्बोरेटर आता है, अगर दूसरी कंपनी की रही तो वहाँ फ्यूल इंजेक्शन आता है।
जबकि बजाज ने दोनों जगह पे आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी देखने को मिलती है, कार्बोरेटर ई कार्बोरेटर। तो वो चीज़ें हैं, आप डेफिनेटली ले सकते हो। बस गाड़ी लेते समय क्या क्या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटली एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी सेकेंड हैंड गाड़ी कैसे परचेस करें या फिर उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जोसन माराक द्वारा, और इन्होंने कहा था कि पूछा था कि स्टिकर अप्लाई करना गाड़ी के ऊपर क्या ये भी इलीगल है। लीगल और इलीगल के रूल्स होते हैं अपने अपने आरटीओ के हिसाब से। तो इनका सवाल ये है कि गाड़ियों पे स्टिकर लगाना इलीगल है क्या। और आगे इन्होंने लिखा था कि अगर मतलब उनकी गाड़ी जो है वो 2011 का मॉडल था, जो भी रहेगी इनकी गाड़ी मेंशन नहीं करी है इन्होंने, और फिर उस पे इन्होंने 2022 के जो नया मॉडल आया हुआ है अभी उसके स्टिकर्स लगाए हुए हैं। तो क्या ये इलीगल है? तो जहां तक मेरी जानकारी है ये इलीगल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पूरी तरह से इलीगल नहीं है, लेकिन इंडिया में कई सारे नॉर्म्स है जो कि हमारे दिमाग से बाहर भी है। ये छोटा सा मॉडिफिकेशन है मेरे हिसाब से। अगर आपने गाड़ी का कुछ अलग ही हिस्सा ना लगाया हो, जैसे कि हेडलाइट पूरी तरह से बदल ना दिया हो, हेलोजन से आप एलईडी कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरी तरह से उसका लुक चेंज ना कर दिया हो, कहीं पे गाड़ी को काट पीट ना किया हो, यानी पूरी तरह से सिंगल सीट है और फिर काट के आपने 2 सीटें लगा दी अलग से, या फिर पिछला सीट उड़ा दिया, ऐसे अगर कुछ मॉडिफिकेशन से, इसके अलावा और भी है, आपने जिस वीडियो पे ये कमेंट करी है उसी वीडियो में सारे जवाब मैंने दे रखे हैं। तो स्टिकर्स लगाना मेरे हिसाब से ये इलीगल नहीं है। फिर भी मैं इतनी तरह पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, फिर भी आप आरटीओ के वेबसाइट पे जा करके एक बार इस बारे में जानकारी ले सकते हो। मैंने पढ़ा था सुबह, लेकिन इसका कहीं पे भी मुझे जो जिक्र है उस वेबसाइट में नहीं मिला। तो मुझे लगता है ये इलीगल नहीं है, फिर भी आप एक बार वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स यहीं पर। अगर आपके भी कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना, जवाब आपको अगले संडे मिल जाएंगे या फिर उसके अगले संडे मिलेंगे। जिनका जवाब नहीं दे पाया हूं उनका कमेंट में ही देने की मैं कोशिश करूंगा। प्लीज नाराज मत हुआ करो, क्योंकि कई सारी कमेंट्स आती है, हर किसी को जवाब देना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली अकेले बंदे के लिए। मेरे अपने भी कुछ काम होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लेकिन उससे पहले आपको फॉलो करना जरूरी है। विदाउट फॉलो अगर आप क्वेश्चन पूछोगे इंस्टा या फिर ट्विटर पे तो शायद मैं जवाब ना दे पाऊँ, ये अपनी अपनी पॉलिसी होती है। मुझे भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं भाई, इसीलिए। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।